गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में गृह विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण के क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या निवारण हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ चीजें बोर्ड पे लिख रखी हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल व्यक्ति के शरीर की जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार यदि विद्यमान है तो क्या है, वह संतुलित आहार है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे की भी पर्याप्त मात्रा होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा आहार जो भी हम लेते हैं वो आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। यानी स्टूडेंट्स, हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो आकर्षक होना चाहिए, वो स्वादिष्ट होना चाहिए। जब तक वो आकर्षक नहीं होगा हम उसको खाने के लिए मूड नहीं बना पाते हैं। ठीक है। इसलिए कोई भी चीज क्या है, कोई भी आहार आकर्षक होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए एवं व्यक्ति के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। कह रहा है किसी एक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं। यानी कोई भी यदि एक आप भोज्य पदार्थ लेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे पोषक तत्व जो है विद्यमान होंगे। उसके लिए आपको आहार में बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करना आवश्यक है, तभी वह संतुलित आहार हो सकता है। क्योंकि यदि आप आहार में सिर्फ कार्बोज वाली चीजों को लेंगे तो आपको सिर्फ एनर्जी मिलेगी, लेकिन आपको प्रोटीन के लिए प्रोटीन वाली चीजें लेनी होंगी। क्योंकि क्या करता है, यही जितने भी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का जो हमारी बॉडी में फंक्शन है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अगर कोई भी पोषक तत्व अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लगेगा तो क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी दे सकता है, कार्बोज और वसा का मुख्य काम है ना एनर्जी देना, लेकिन प्रोटीन भी एनर्जी दे सकता है, लेकिन फिर वो क्या करेगा, उसका जो मेन काम है उसको वो ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी हमारे आहार में सभी पोषक तत्व होना आवश्यक है। क्योंकि कह रहा है इसीलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना पड़ता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, एनर्जी देना। मैं यहाँ खड़े होके बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी लग रही है। इतनी एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी, जब मैं कार्बोज रिच फूड का सेवन करूंगी तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओके। और कार्बोज क्या करेगा, मुझे एनर्जी देगा किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट होती है उसकी मरम्मत का कार्य करता है। यदि हम प्रोटीन का सेवन ठीक से नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। वो किसी भी तरह का विकास हो, फिजिकली हो, वो मेंटली हो। ठीक है। इसलिए प्रोटीन जो है बहुत ही आवश्यक है। और प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं, आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है फूड माइक्रोबायोलॉजी, उसमें मैंने एक एक के बारे में बहुत डीप में बताया है। और गूगल क्लासरूम में मैंने अपने सारे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, आहार से संबंधित, वो सारे वीडियो के लिंक मैंने गूगल क्लासरूम पर भी शेयर कर दिया है। और अपने कॉलेज ग्रुप के भी साइट पे मैंने ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप पे भी उसको शेयर कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वहां जाके लिंक से उसको देख सकते हैं। सारी चीजें आपके गूगल क्लासरूम पर मौजूद हैं। ओके। ये है वसा। तीसरा है हमारा वसा। वसा क्या करता है, वसा भी हमको एनर्जी प्रदान करता है। इवन यदि हम 1 ग्राम ये कार्बोज लेते हैं तो हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं हम 1 ग्राम यदि वसा का सेवन करते हैं तो ये हमको 9.2 कैलोरी देती है। यानी उसके डबल से भी ज्यादा हमको यहाँ पे
एनर्जी मिल रही है। वसा जो होता है वो एक सुरक्षात्मक तत्व होता है, यानी ये हमारी बॉडी में क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। हमारे बॉडी में जितने भी कोमल अंग हैं ये उनको सुरक्षा प्रदान करता है। प्लस हमारी ये जो स्किन है, ये जो ग्लो है, ये क्या है, ये सारी चीजें ये फैट है। ओके, फिर है विटामिन। विटामिन का भी लेक्चर मैंने अलग से डाल रखा है, उसमें मैंने बताया था विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और आपका वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। सारे लेक्चर्स मैंने पहले आपको गूगल क्लासरूम पे डाल रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो वहां जाके उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पे इन सारे के बारे में बहुत डीप में बताया गया है। फिर है फाइबर यानी रेशे। अब आपको आहार में रेशे कैसे मिलेंगे, जैसे आटा है, आटे में क्या होता है, चोकर होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको चाल के बाहर फेंक देते हैं और क्या खाते हैं, आटा। सब्जियों में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी छिलके होते हैं हरी सब्जियों के, खास तौर से उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। जैसे मैंगो है, आपका पपाया है, आपका अनानास है, ये सब क्या है, फाइबर रिच सारे फूड हैं, आहार हैं। जब आप इसका सेवन करेंगे तब आपका क्या होगा, आपका पाचन जो है वो ठीक प्रकार से होता रहेगा। और जब आपके शरीर में रेशों की कमी होगी, फाइबर रिच फूड आप नहीं लेंगे, तो आपका जो पाचन संस्थान है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है जल। ह्यूमन बॉडी में 70 to 75% क्या होता है, जल होता है। यानी अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है हमारी बॉडी में, 70 to 75% क्या होता है, जल होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन, जिसकी मात्रा सेकंड लार्जेस्ट है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये सारी चीजें अगर हमारे आहार में हमारे शारीरिक वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त हैं, तब तो वो संतुलित आहार है। लेकिन जब यहाँ किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो वहां कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें यहाँ कुपोषण के भी बारे में जानना है, तो आइए हम देखेंगे कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। कह रहा है यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यानी पोषण की वह स्थिति जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगे, ठीक है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी पोषक तत्वों की बात की है, कुपोषण में कह रहा है कि यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या उसकी अधिकता या उसका असंतुलन हो जाए बॉडी में, तो हमारी बॉडी कुपोषण का शिकार हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो कुपोषण क्या है, कुपोषण पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में निरंतर क्या है, गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यानी बैलेंस डाइट अगर आप नहीं लेंगे, अगर आपके आहार में आपके एज के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार आपको जितनी कैलोरी, जितनी प्रोटीन, जितना फैट, जितना मिनरल चाहिए वो आपकी थाली में नहीं आ रहा है, जो आप आहार रोज ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कुपोषण की क्या क्या स्थितियां होती है। कुपोषण की दो स्थितियां होती हैं, एक ओवर न्यूट्रिशन होता है, एक अंडर न्यूट्रिशन होता है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब अति पोषण। यहाँ कह रहा है जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक बनी रहती है। यानी आपके आहार में किसी भी पोषक तत्व की अधिकता हो जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो कार्बोज रिच फूड को बहुत ज्यादा ले रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है, ठीक है, और निरंतर क्या है उसकी बॉडी में क्या होगी, अधिकता होती जाएगी, तो क्या होगा, कोई ना कोई समस्या जरूर उत्पन्न होगी। तो वो समस्या क्या क्या है, जैसे मोटापा हो जाएगा। मोटापा सारी बीमारियों का जड़ होता है। फिर है आपका हार्ट डिजीज हो जाएगा, आपको
ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, यानी बहुत सारी समस्याएं ओवर न्यूट्रिशन से होती हैं। किसी भी चीज की बहुत अधिकता और किसी भी चीज की बहुत कमी दोनों ही खराब स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इसीलिए क्या है, चीजें बैलेंस होनी चाहिए, वो आहार हो या आपका जीवन। फिर है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। कह रहा है जब व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहे, यानी अगर हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की, किसी भी पोषक तत्वों की निरंतर कमी होती जा रही है, यानी मुझे विटामिन की निरंतर क्या है, कमी होती जा रही है, मैं अपने आहार में अगर फ्रूट्स नहीं ले रही हूं, मैं हरी सब्जियों को नहीं ले रही हूं, तो क्या होगा, क्योंकि इसके मेन सोर्स तो यही है, ये हमको एनर्जी तो प्रदान करते नहीं है विटामिन जो होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि सुरक्षात्मक तत्व। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम विटामिन का सेवन जो है, जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, जिसमें जो भी आहार है जिसमें विटामिन पाया जाता है, यदि हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड उत्पन्न हो जाएंगी और बहुत सारे डिजीज हमको होंगे। तो कह रहा है वैसा पोषण अल्प पोषण कहलाता है। देखिए जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से कुछ ना कुछ रोग होता है, वहां अधिकता से हो रहा था, अब हमको देखना है कमी से क्या क्या रोग हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है मैरास्मस, क्वासियोर्कर। मैरास्मस क्या है, प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी, यानी जब आपको प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो आपको मैरास्मस रोग हो जाता है। यह स्पेशली 6 से 18 महीने के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, फिर है क्वासियोर्कर, ये स्पेशली प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ये 1 से 4 साल तक की बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। फिर है अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस। जब मैंने विटामिन का चैप्टर पढ़ाया था तो विटामिन ए में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से विटामिन ए से होने वाले सारे डिजीज के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहला क्या था, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी क्या होती है, रात्रि अंधता। जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा न हो इसके लिए आपको अपने आहार में विटामिन ए रिच फूड का सेवन करना होगा, अपने आहार में उसको सम्मिलित करना होगा। विटामिन ए रिच क्या क्या फूड होते हैं, जैसे आम है, पपीता है, गाजर है, दूध है, जितनी भी लाल पीली सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में 70 to 80%, यानी हमारी भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 70 to 80% जितने भी 1 से 5 साल के बच्चे हैं या जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती माताएं हैं, वो किस रोग से ग्रस्त हैं, एनीमिया से ग्रसित हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारे सामने, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और सोचिए उस आबादी का 70 से 80% जो है वो 1 से 5 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, वो क्या है, वो रक्त अल्पता रोग से ग्रसित हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। देखिए जो ये अंडर न्यूट्रिशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ देता है। कुपोषण की स्थितियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें किसी भी पोषक तत्वों की धीरे धीरे निरंतर अधिकता होती जाए, वो ओवर न्यूट्रिशन है। वहां पे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, वहां मोटापा हो रहा है आपका, वहां आपका हृदय रोग हो रहा है, उच्च रक्तचाप हो रहा है, हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है। अल्प पोषण में क्या होगा, जब किसी भी पोषक तत्वों की निरंतर क्या है, कमी बनी रहे, तो वहां पे अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहां पे मैरास्मस, क्वासियोर्कर, स्कर्वी और बहुत सारी नाइट ब्लाइंडनेस है, आपका बेरी बेरी है, एनीमिया है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब मैंने बताया आपको कुपोषण, अल्प पोषण जो होता है उसकी 2 स्थितियां होती हैं, पहला है प्राथमिक अल्प पोषण और दूसरा है द्वितीयक अल्प पोषण। प्राथमिक अल्प पोषण क्या होता है, कह रहा है भोजन में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी के कारण, यानी आपके आहार में किसी भी पौष्टिक तत्व की यदि निरंतर कमी होती जा रही है तो वो प्राथमिक अल्प पोषण के अंतर्गत आता है। दूसरा है द्वितीयक अल्प पोषण, कह रहा है जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों का परिपूरित आहार ग्रहण किया जाता है, यानी आपके आहार में सभी पौष्टिक तत्वों से
तत्व जो है वो पूर्ण रूप से आपके आहार में सम्मिलित हैं, आप ग्रहण भी कर रहे हैं, परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण, उपापचय और संग्रहण जो हो रहा है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यानी हम पौष्टिक तत्वों का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हमारी बॉडी में उसका पाचन, अवशोषण, उपापचय तथा संग्रह जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तथा वे पौष्टिक तत्व मल मूत्र पसीने द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाएं। यानी हम आहार तो ले रहे हैं, पौष्टिक तत्व रिच फूड तो ले रहे हैं, बट क्या है, वो हमारी बॉडी जो है उसका पाचन नहीं कर पा रही है, उसका अवशोषण नहीं कर पा रही है, उसका उपापचय नहीं कर पा रही है और उसका संग्रहण भी नहीं कर पा रही है। अब संग्रह नहीं कर पाएगी तो वो पसीने से या मल मूत्र के माध्यम से क्या होगा, वो आपकी बॉडी से निष्कासित हो जाएगा। उसका मेन जो काम है वो आपको पोषक तत्व प्रदान नहीं करेगा, वो हमारी जितनी भी ये पसीना है, मल मूत्र है, उसके माध्यम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा हमारी बॉडी से। उदाहरण के लिए कह रहा है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का ठीक से अवशोषण न होने के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, जिसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है यदि हम इसका जो भी हमारे आयरन के जो भी सोर्स है उसको हम ठीक से न ग्रहण करें। ठीक है, जैसे गुड़ हो गया आपका, पालक हो गई, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, चुकंदर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आयरन के बहुत रिच सोर्स हैं। चूड़ा हो गया, रागी हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही फायदेमंद होती हैं। यदि आप उनको अपने आहार में नहीं ले रहे हैं तो क्या है, फोलिक अम्ल का ठीक से अवशोषण न होने के कारण क्या होगा, बॉडी में रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। यानी बहुत सारी समस्याएं ठीक से पाचन, अवशोषण और उपापचय की क्रिया नहीं होने के कारण भी होती है। जैसे कह रहा है, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की उचित प्रकार के अवशोषण न होने के कारण रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। यदि आहार में आप विटामिन D और कैल्शियम वाली चीजें ले तो रहे हैं, बट हमारी बॉडी जो है वो उचित प्रकार से उसका अवशोषण नहीं कर पा रही है, तो वहां समस्याएं आती है रिकेट्स की, जिसमें क्या होता है, बच्चों के जो पैर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। फिर है ऑस्ट्रोमलेशिया, ये महिलाओं में होने वाली समस्या है। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी जब मैं आपको उधर वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। ओके, कुछ मैंने पढ़ा दिया, कुछ पार्ट बाकी है, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगी। ये था अल्प पोषण, 2 तरह का होता है। सबसे पहले मैंने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कुपोषण की परिभाषा बताई, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण की क्या क्या स्थितियां होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। कुपोषण में भी अल्प पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्प पोषण, दूसरा होता है द्वितीयक अल्प पोषण, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि कुपोषण के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैं इसको पढ़ूंगी और आप सुनिएगा। पहला है गरीबी। ठीक है, कुपोषण का एक बहुत बड़ा रीजन होता है गरीबी। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने आहार में सारी चीजों को ले पाए, क्योंकि महंगाई बहुत है। सभी के पास उतना धन नहीं है कि वो डेली अपने डाइट में फ्रूट्स का, दूध का, पनीर का, इन सारी चीजों को उसमें डाल सके। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको धन की आवश्यकता होगी, और जब धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग बस सोचेंगे कि हमारा पेट भर जाए। इसीलिए देखिए, भारत में 70% लोगों की थाली में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपको मिलेगी तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे चावल हुआ, रोटी हुआ। ये सारी चीजें क्या है, ये थोड़ा महंगा कम है, सस्ता है, सभी व्यक्ति जो है इसको अपने आहार में सम्मिलित कर लेते हैं। वहीं प्रोटीन वाली चीजें देखिए, अंडा है, मांस है, पनीर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप अपने डाइट में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होगा, आपको बहुत सारी समस्याएं वहां उत्पन्न होंगी। फिर अज्ञानता तो सभी समस्याओं का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, उस हिसाब से यहाँ का उत्पादन जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैंने अभी नीचे बोला था कि भारत में 70 to 80% 1 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, वो एनीमिया से ग्रसित हैं।
तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है जनसंख्या वृद्धि। हम पूरे पॉपुलेशन को वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। फिर है शिक्षा का अभाव। यहाँ पे सभी व्यक्ति शिक्षित भी नहीं हैं। ठीक है, बहुत लोग शिक्षित होते हुए भी ऐसा कार्य करते हैं कि लगता है वह शिक्षित नहीं है। जैसे अपने आहार में हमें क्या लेना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, सबसे पहले तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उन सारी चीजों को समझना भी नहीं चाहते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं वो आप नहीं जानना चाहते हैं, और कुपोषण जैसी एक बहुत बड़ी समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। फिर बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि होगी, गरीबी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, फिर है भोजन की अपर्याप्त पूर्ति, यानी भोजन की अपर्याप्त मात्रा में पूर्ति है। लोग ज्यादा हैं, चीजें कम हैं, तो सभी लोगों को मिलना पॉसिबल नहीं है, तो ये समस्या उत्पन्न होगी। फिर भोजन के परिवहन में कमी, यानी जिस साइकिल से जिस चक्र से होते हुए हमारे पास पहुंचता है, उसके परिवहन में यदि समस्या होती है तो भी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। फिर है फैशन भी हमारे आहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल का क्या ट्रेंड है, सभी लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं। लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं रेडीमेड मंगा लिया जाए। तो क्या होता है, उसमें आप क्या मंगाएंगे? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, यही सारी चीजें हम अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। ये क्या करती हैं, इसमें इतना फैट होता है कि ये हमको बिल्कुल फैटी बना देती हैं, और मोटापे की समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से क्या है, उतनी एनर्जी हम बर्न नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे पास स्टोर हो जा रही है। स्टोर ज्यादा होगा तो क्या होगा, समस्या वहां पे उत्पन्न होगी। फिर है भंडारण में असुविधा। अगर चीजों का उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको हम ठीक से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या होगा, कीड़े मकोड़े, चूहों द्वारा, जानवरों द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए भंडारण की असुविधा भी एक बहुत बड़ी समस्या है कुपोषण की। फिर है भोजन संबंधी भ्रांतियां, परिवार का आकार एवं संरचना, यानी अगर किसी का परिवार, जैसे संयुक्त परिवार होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, तो वहां पे क्या है, लोग ज्यादा हैं, और क्या होता है, अक्सर कमाने वाले कम होते हैं। तो अब जैसा पैसा होगा उसी हिसाब से उनकी डाइट होगी, तो सारी चीजें सबको मिल पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर है परिवार में भोजन के वितरण का तरीका, यानी आप किस तरह से लोगों को, अपने घर में जो भी है उनको किस तरीके से खाने को वितरित करें। क्या आप सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है, भेद करते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, तो लड़के को ज्यादा खिलाओ। ऐसा बहुत सारा पुरानी ऐसी भ्रांतियां थी, अभी ये सारी चीजें बहुत खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये सारी चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं। फिर कह रहा है व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता। फिर भोजन के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जब कमी आए। मैंने बोला ना कि यहाँ पे अभी आप लोग द्वितीय कल्प पोषण जब पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा था कि हम आहार तो लेते हैं लेकिन उसका पाचन, अवशोषण और उपापचय जो होता है वो हमारी बॉडी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कुपोषण का। फिर कह रहा है भोजन का उत्पादन, यानी जब भी भोजन के उत्पादन में जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे भूमि हो गया, उसकी कमी हो जाए, सिंचाई की कमी हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो जाए, यानी मानव संसाधन की कमी हो जाए, उत्तम खाद एवं बीजों की कमी हो जाए, फिर कह रहा उचित एवं पर्याप्त तकनीक की कमी हो जाए, यानी अगर इन सारी चीजों की कमी होगी तो भी ये समस्याएं हमारे सामने आएंगी। इतने सारे रीजन है कुपोषण के। एक बार और मैं बोलती हूँ, गरीबी है, अज्ञानता है, जनसंख्या वृद्धि है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, भोजन की अपर्याप्त पूर्ति है, भोजन के परिवहन में कमी, वितरण नीति, फिर भोजन में मिलावट, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा फैशन, हमारी पसंद नापसंद, भंडारण में असुविधा, संस्कृति का प्रभाव
भोजन संबंधी भ्रांतियां, परिवार का आकार एवं संरचना, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, भोजन के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में कमी, भोजन के उत्पादन में जैसे भूमि सिंचाई की कमी हो जाए, उत्तम खाद बीज न मिले, मानव संसाधन न मिले, उचित एवं पर्याप्त तकनीकी न मिले, उसकी कमी हो, तो क्या होगा, कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस कुपोषण की समस्या से निजात पाने का सबसे मुख्य एक तरीका होगा अपनी स्वयं की आदतों में परिवर्तन लाना। बहुत बड़ा रोल होता है हमारा खुद का हमारे आहार में। हम जो भी आहार ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए ठीक है? क्या आप जब भी खाने बैठते हैं, आपके सामने जो भी चीजें सर्व की जाती हैं, आप कभी सोचते हैं कि इस जो भी ये आहार है इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, इसमें क्या चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगी, इसकी अधिकता से क्या होगा, इसकी कमी से क्या होगा। जब आप इन सारी चीजों को जानेंगे तभी आप ये सारी बातें ध्यान में रखकर अपना डाइट प्लान करेंगे। कह रहा निवारण एवं रोकथाम के उपाय, यानी जो कुपोषण की इतनी बड़ी समस्या है जो कि न सिर्फ विकसित देश में बल्कि विकासशील देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं आइए वो देखते हैं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विटामिन ए की कमी से ग्रसित लोग ज्यादा हैं, कहीं और 70 to 80% हमने देखा रक्त अल्पता वाली प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये सारी चीजें जितनी भी स्पेसिफिक बीमारियां हैं स्पेसिफिक जोन में है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत सारी योजनाओं को बनाया है। उन योजनाओं को हम थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या वो सारी चीजें हैं, और फिर एक लेक्चर और होगा इस पे निवारण एवं रोकथाम पे, क्योंकि चूंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज आती है और इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा और चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में उन चीजों को बताना चाहती हूँ। जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए 1970 में सरकार ने एक योजना लाई। कब लाई? 1970 में, 1970 में। इसमें विटामिन ए की जिसको भी कमी है, बच्चों में खास तौर से, उनको क्या है, विटामिन ए की खुराक पिलवाई जाती है। और सेकंड है राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, जिसको NNAPP बोलते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम एक बार आ चुका है। ये कब आया था? 1970 में। और एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। और तीसरा है आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्या आया था? नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब आया था? 1962 में। फिर है बाल वाड़ी पोषण कार्यक्रम, ये आया था 1970 में। इसमें 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए स्पेशली वो उनको पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए इस योजना को लाया गया था। फिर है समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, सन 1975, 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना आई थी। और ये भारत सरकार की शिशु और गर्भवती माताओं के लिए एक सबसे बड़ा अगर कोई मंच है तो वो है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कब आया था? 2 अक्टूबर 1975। अक्सर ये एग्जाम में जरूर पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है विशेष पोषाहार कार्यक्रम, ये आया था 1970-71 में। फिर है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, ये आया था 1959 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है हमारे ओडिशा राज्य में हुई थी। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है। फिर यूनिसेफ है आपका, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, 11 दिसंबर 1946। बहुत सारी और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं। जब मैं आपको संस्थान के बारे में बताऊंगी तो मैं सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में आपको डीप में बताऊंगी। ये सारे जो भी संस्था है ये इसके निवारण के लिए लगे हुए हैं। इनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे पूरक आहार है, फिर शिशुओं को पोषण मिले, गर्भवती माताओं का कैसे कैसे उनको कितना आहार देना चाहिए, सारा जो है प्रोग्राम, वो जितनी भी कार्यकर्तियां होती हैं गांव में, ठीक है, आशा वाली, वो सारी चीजें क्या लोगों को शिक्षित करती हैं, बताती हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा मंच है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता कर रहा है, बता रहा है कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या क्या निवारण है, ठीक है।
ये सारी चीजें थी आज संतुलित आहार कुपोषण के कारण एवं निवारण में। निवारण पे अगला लेक्चर फिर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुपोषण के जो भी कारण है, कारण मैंने बता दिया, जो भी निवारण है, निवारण को मैं जितनी भी ये संस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही गहराई से बताऊंगी। एक एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगी कि किस एज ग्रुप के लिए है, क्या क्या इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ICDS हो गया, आपका WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया। ये सारी चीजें ऑलरेडी, ये तीनों जो है, विटामिन ए, फिर आपका राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम हुआ, आयोडीन की कमी हेतु जो NGCP चलाया जाता है, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 से ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा काम कर रही है इस क्षेत्र में, ताकि कुपोषण की समस्या से हमारा देश जो है वो उबर सके, इस समस्या से निकल सके। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको निवारण के जो भी पॉइंट्स हैं उसको और डीप में बताऊंगी। और हैव अ गुड डे, बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।